कल हम उपयोगिता विश्लेषण के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि उपयोगिताओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 रूपों में किया गया है और उनके पारस्परिक संबंधों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज हम उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम, जिसको हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र को हमने विज्ञान माना है, ये एक सामाजिक विज्ञान है, इसके भी कुछ नियम हैं और उन नियमों की विशेषता ये है कि वो मान्यता प्रदान है। आलोचना के रूप में भी कहा जाता है कि इसके जो अर्थशास्त्र के नियम में अधिकांश काल्पनिक और मान्यता प्रदान है। निश्चित रूप से अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और इसकी जो विषय सामग्री है वो एक मनुष्य है और मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है और चेतनशील प्राणी होने के नाते वह विवेकशील भी है और भावना ये भी उसमें होती है। ऐसी स्थिति में उसके व्यवहार के बारे में हम कोई भी बात निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते। तो ये तो एक आर्थिक नियम की सीमा है, जिनको हम मान्यताओं के रूप में अलग से पढ़ते हैं। उस पर चर्चा हम जब इस नियम के बारे में बात करेंगे तब की जाएगी। तो सवाल ये है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। यह दैनिक अनुभव की बात है कि दैनिक जीवन में जब हम उपभोग करते हैं तो ये देखते हैं कि समय विशेष पर जब हम किसी वस्तु अथवा सेवा की उत्तरोत्तर इकाइयों का इस्तेमाल करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। एक बार पुनः, जब हम किसी वस्तु अथवा सेवा की इकाइयों का उत्तरोत्तर उपयोग करते जाते हैं तो प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता पहले की तुलना में प्रायः घटती जाती है। इस प्रवृत्ति को ही अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए हम समय विशेष पर मान लीजिए भोजन करने के लिए बैठते हैं और हम अपने उपभोग में चपाती की मान लीजिए 5 इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं और गणनावाचक दृष्टिकोण जो कि मार्शल की देन है उसको आधार मान करके हम यदि ये माने कि प्रत्येक इकाई से हमें कितनी कितनी उपयोगिता मिली, उसका आकलन करें और वो हम लिखें, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता पहले की तुलना में कम होती जाती है। इस प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। तो इस नियम का कथन यही है, इस नियम का कथन यही है कि जब भी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु अथवा सेवा की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करता जाता है तो मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है। अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें समान रहे इसका मतलब ये मान्यताएं हैं या इसके लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ही ये नियम लागू होगा, ये इस नियम का कथन है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम है। बहुत सारे जो नियम हैं, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत,
सम सीमांत उपयोगिता नियम उसका ये आधार है, जो ये कहता है कि जो कोई उपभोक्ता अपने उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु अथवा सेवा की इकाई को प्रयोग करता जाता है तो उसे घटती हुई संतुष्टि प्राप्त होती है। अब ये जो नियम है ये क्यों लागू होता है, ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ये क्यों लागू होता है, या इसके पीछे क्या कारण है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण। पहला जो कारण है फोरमोस्ट ये है कि वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, यानी उपभोग के क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के स्थान पर हम एक निश्चित सीमा तक रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए भी हमने भोजन का उदाहरण लिया और रोटी या चपाती भी भोजन का हिस्सा है और दाल भी भोजन का हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है कि रोटी का स्थान पर हम दाल को ही पीते जाएं और रोटी की पूर्ति मान लें, या दाल के स्थान पर रोटी ही खाते जाएं और दाल को उसमें शामिल मान लें। ऐसा नहीं होता, हमें एक न्यूनतम संयोग या न्यूनतम अनुपात चाहिए होता है। इसीलिए कहा गया है कि वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। दूसरा ये है कि हमारी समय विशेष पर उपभोग करने की क्षमता सीमित है। उपभोग के क्षेत्र में इस नियम के लागू होने का एक दूसरा कारण ये भी है कि समय विशेष पर हमारी उपभोग करने की क्षमता सीमित है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम भोजन करने बैठते हैं तो भोजन के क्रम में समय विशेष पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद भी यदि हम हमारे भोजन को निरंतरता प्रदान करें या जारी रखें तो हो सकता है कि हमें उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता मिलने लग जाए और हमारी उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए। तो पहला कारण तो वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, और नंबर 2 समय विशेष पर हमारी जो क्षमता है उपभोग की वो सीमित है। और ये नियम ये भी मान करके चलता है कि समय विशेष पर एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है। यद्यपि जीवन में सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि करना तो संभव नहीं है, परंतु फिर भी हम किसी समय विशेष पर अपनी दूसरी आवश्यकताओं को रोक करके यदि किसी एक आवश्यकता को पूरा करना चाहें तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा कर सकेंगे। ये नियम ये 3 बेसिक बातों को मान करके चलता है। पहली बात, वस्तुएं आवश्यकता विशेष की संतुष्टि संभव है। नंबर 2, हमारी उपभोग की क्षमता सीमित है। और नंबर 3 कि वस्तुएं दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। ये 3 ऐसे बेसिक कारण है जिन कारणों के होने के कारण ही उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। अब सवाल ये आता है कि इसका क्या महत्व है, इस नियम का क्या महत्व है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के महत्व को समझने से पहले हम इसको यदि कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता के संबंधों को ध्यान में रख करके भी समझना चाहें तो हम ये देखते हैं कि समय विशेष पर जब हम किसी वस्तु अथवा सेवा के उपभोग को बढ़ाते हैं अन्य वस्तुओं के प्रयोग को स्थिर रख करके, तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में हमें उस वस्तु से धनात्मक सीमांत उपयोगिता मिलती है और जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता भी बढ़ती हुई होती है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता भी बढ़ती हुई होती है, परंतु ये बढ़ने की जो गति होती है ये क्या होती है, धीमी होती जाती है। क्यों कि सीमांत उपयोगिता
गिरने लग जाती है, परंतु फिर भी वह धनात्मक होती है। इसलिए कुल उपयोगिता गिरती तो है, परंतु कुल उपयोगिता बढ़ती तो है, परंतु क्या होता है, धीमी गति से बढ़ती है। नंबर 1। दूसरी बात यह है इसमें कि जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, यानी जब उपभोग की इकाई से हमें न तो कोई उपयोगिता मिल रही न अनुपयोगिता मिल रही, उस बिंदु पर क्या होगा, हमारी कुल उपयोगिता क्या होगी, वहां पर अधिकतम होगी। यानी जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता हमारी क्या होती है, अधिकतम होती है। और तीसरी स्थिति यह है कि जब सीमांत उपयोगिता हमारी ऋणात्मक होने लग जाती है तो कुल उपयोगिता भी गिरने लग जाती है। तो कुल मिलाकर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और स्टेज 3। प्रथम अवस्था में सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती है, परंतु धीमी गति से बढ़ती है। नंबर 1। नंबर 2 स्टेज सेकंड, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है कुल उपयोगिता वहां पर अधिकतम होती है। और नंबर 3, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता भी गिरने लग जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, तृतीय अवस्था कहते हैं। तो अभी तक जो हमने अध्ययन किया वो ये किया कि सीमांत उपयोगिता नियम का क्या कथन है, नंबर 2 इसके लागू होने के क्या कारण हैं, और इसको हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के माध्यम से समझने का भी प्रयास किया। अब बात ये आती है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का क्या महत्व है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का क्या महत्व है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सबसे बड़ा महत्व ये है कि यह हमें दैनिक जीवन में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए आविष्कारों का ये प्रेरक है, नए नए आविष्कारों का ये प्रेरक है। क्यों कि जब उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है तो निश्चित रूप से हम उपभोग के विभिन्न क्षेत्रों में विविधताओं को देखते हैं, वस्तुओं में विविधताओं को देखते हैं, वस्तुओं में विविधताओं को देखते हैं, खान पान में विविधताओं को देखते हैं, और उद्देश्य ये होता है कि कैसे न कैसे करके हमारी कुल संतुष्टि अधिकतम हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। अब ये जो नियम है इसकी कुछ मान्यताएं हैं जिनको हम अन्य बातें समान रहने के रूप में कह सकते हैं, या आलोचनाएं भी हैं, उनको आप आलोचनाएं कह सकते हैं, इन्हें आप कमियां कह सकते हैं। पहली तो क्या है, पहली तो ये है कि यह नियम यह कहता है कि समय विशेष पर जब हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो उसमें निरंतरता होनी चाहिए, यानी देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी, देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन आवर कंजम्पशन। ऐसा नहीं है अभी हम भोजन कर रहे हैं फिर 6 घंटे बाद कर रहे हैं, फिर अगले दिन कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं साहब सीमांत उपयोगिता को कंपेरिजन करें, संभव नहीं होगा। क्यों कि तीनों अलग अलग टाइम की बातें हैं। तो उपभोग हमारा समय विशेष पर होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि वस्तु रंग, रूप, गुण, आकार, भार की दृष्टि से समान होनी चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि वस्तु रंग, रूप, गुण, आकार और भार की दृष्टि से समान होनी चाहिए। सपोज कीजिए गर्मी लग रही है और ला करके आप पानी मांगा और आपने ला करके एक बार सामान्य तापमान का पानी रख दिया, दोबारा लाए आप ठंडा पानी लाए, दूसरा गिलास कहा गया कि साहब सीमांत उपयोगिता बताएं, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि साहब बाद वाले गिलास की उपयोगिता पहले वाले से ज्यादा थी। क्यों? निश्चित से होगी क्योंकि वो ठंडा था, तो नियम लागू नहीं हुआ। तो नियम तो लागू जब भी होगा जब वस्तु रंग, रूप, गुण, आकार, भार की दृष्टि से समान हो। आकार की दृष्टि से भी, अब मान लीजिए आपने मांगा पानी अपने छोटे भाई से और वो शैतान उसने लाके रख दिया पूरा एक जगह आपके सामने, किलो पी लो पानी। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब सीमांत ह्रास नियम बताओ, आप पढ़ रहे थे ना सुबह, आप हंस पड़ेंगे
क्योंकि पूरा जगह आप एक बार में पी नहीं पाएंगे। कब आपकी आवश्यकता संतुष्ट होगी और कब आप ने पहले वाली जो इकाइयों को भोग किया, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ये 1 किलो आटे की एक रोटी बना के आपके सामने रख दी कि बताओ साहब इसकी सीमांत उपयोगिता, आप कंपेयर क्या करेंगे? कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब वस्तु रंग रूप गुण आकार भार की दृष्टि से समान होना चाहिए और भोजन की जो इकाई सॉरी जो इकाई हम यूज में ले रहे हैं वो भी उपयुक्त होनी चाहिए। इसके बाद में यह भी कहा जाता है कि हमारी मानसिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ जाना चाहिए। सीमांत उपयोगिता राष्ट्र में लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि हमारी जो मानसिक अवस्था है उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन उसमें नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि यह नियम यह भी मान करके चलता है कि हमारी मानसिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए आप स्टूडेंट हैं और आज आपका रिजल्ट आने वाला है, आपको चिंता है, इस बात की चिंता है कि आज आपका रिजल्ट आएगा, इस बात की आपको चिंता है। आपको आपके परिजन, आपकी माँ, आपके भाई, आपके पिताजी खाने के लिए कह रहे हैं, आप नहीं पहले मेरा रिजल्ट आएगा, और निश्चित रूप से आपका परिणाम आपके आशानुरूप आता है, आप प्रसन्न होते हैं, तो उस समय आपकी मानसिक अवस्था में जब परिवर्तन आ जाएगा तो फिर आपका ये नियम लागू हो की जरूरी नहीं। तो मानसिक अवस्था में भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि सपोज कीजिए एक व्यक्ति नशा करता है और जब वो नशा उसका बढ़ता जाता है तो आप देखेंगे कि उसकी मानसिक अवस्था में परिवर्तन आ गया, और जब मानसिक अवस्था में परिवर्तन आ गया तो उसको हर उत्तरोत्तर इकाई से पहले की तुलना में ज्यादा उपयोगिता उसको प्राप्त हो रही है, ऐसा वो महसूस करता है। तो आप देखेंगे जो भी एक आदमी नशा करता है तो करता करता बेहोश हो जाता है, वो नशा करना बंद नहीं करता है, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था में परिवर्तन आ चुकने के कारण वो हर अतिरिक्त इकाई को पहले की तुलना में अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहा है और उसका उपभोग करता जा रहा है। कहाँ आपका नियम लागू है? तो इसलिए कहा जाता है कि ये नियम के लिए यह भी आवश्यक है कि हमारी मानसिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और ये भी है कि ये नियम सुखमय अवस्था में लागू होता है। काय में सुखमय अवस्था, दो प्रकार की अवस्थाएं हो सकती है, सुखमय और दुखमय। सुखमय अवस्था का मतलब कि नॉर्मल कंडीशंस में नियम लागू होता है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति निर्धन है सर, बीमार है सर, अब निर्धन व्यक्ति के पास में पैसा आएगा तो सीमांत उपयोगिता राष्ट्र में लागू होगा क्या सर? या कोई आदमी बीमार है, जो दवा उसको दी जा रही है, तो क्या सीमांत उपयोगिता राष्ट्र में लागू होगा क्या साहब? निश्चित रूप से वहां नहीं होगा। ये उस नियम के अपवाद भी कहे जा सकते हैं, आलोचना भी कहे जा सकते हैं, लिमिटेशन की जा सकती है। क्यों कि वह व्यक्ति जो है उसकी सुखमय अवस्था में नहीं है। निश्चित रूप से नियम लागू होगा जब व्यक्ति पूर्णतः धनिक हो जाएगा या व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। तो अंतत्वगतवा तो नियम लागू होगा ही, परंतु जब तक वह सुखमय अवस्था में नहीं पहुंच जाता है, वो सामान्य संतुष्टि की अवस्था में नहीं पहुंच जाता है, सामान्य स्वास्थ्य की अवस्था में नहीं पहुंच जाता है, तब तक तो ये नियम लागू नहीं हो। और आप कह देते हैं कई बार कि साहब सुंदर कविता को हम सुने, एक अच्छे गीत को सुने तो ये नियम लागू नहीं होता, या पुराने डाक टिकटों का संग्रह करें ये नियम लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है। एक ही अच्छी कविता को यदि आप बार बार एक बार सुनेंगे, एक साथ सुनेंगे, एक अच्छे भाव प्रधान गीत को आप बार बार एक साथ सुनेंगे, तो ये निश्चित रूप से मानिए कि आप उसको एक सीमा के बाद सुनना पसंद नहीं करेंगे, भले वो आपको कितना अच्छा लगता हो, आप उसको ब्रेक देकर के बीच में दूसरा कोई संगीत सुनना पसंद करेंगे, भले भी बाद में उसको दोबारा सुनेंगे। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति मान लीजिए डाक टिकट इकट्ठे करता है या दुर्लभ मूल्यवान वस्तु इकट्ठी करता है, तो दुर्लभ मूल्यवान वस्तु इकट्ठी करता है तो पहली बात तो दुर्लभ मूल्यवान वस्तुएं सामान्य वस्तुएं नहीं है, उनका मूल्य इसलिए कि वो दुर्लभ है।
मुश्किल से प्राप्त होती हैं, तो ऐसी स्थिति में नियम लागू नहीं होगा। परंतु फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि मान लीजिए आप डांटों का संकलन करते हैं